हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कार्बन में उसके यौगिक, जिसके अंदर हम आज अध्ययन करेंगे दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जिसे फ्रियोन भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन होता क्या है? तो नाम में अंदर फ्लोरो और कार्बन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, तो इस होता क्या है? तो इसको बोलेंगे क्लोरोफ्लोरो एल्केन को क्लोरोफ्लोरो एल्केन को फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। इसके बाद निर्माण कैसे होता है? तो फ्रियोन का निर्माण करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी क्लोराइड SbCl5 की उपस्थिति के अंदर यदि अभिक्रिया करवाई जाए तो ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन का निर्माण होता है, जिसे फ्रियोन 001 भी कहते हैं। साथ में HCl का भी निर्माण होता है। तो फ्रियोन का निर्माण कैसे होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाए तो ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो एल्केन या मेथेन का निर्माण होता है, जिसे फ्रियोन 011 भी कहते हैं। ये हो गया इसकी परिभाषा। उसके बाद निर्माण, तो निर्माण के बाद इसका नामकरण, फ्रियोन का नामकरण। तो नामकरण देखें तो नामकरण के अंदर एक इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र, जिसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। और नामकरण के अंदर जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? फ्रियोन XYZ, जहाँ X क्या होता है? X होता है फ्रियोन अणु के अंदर कार्बन की संख्या से एक कम। फ्रियोन अणु के अंदर कार्बन की संख्या से एक कम क्या होता है? X। उसके बाद Y होता है फ्रियोन अणु के अंदर हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक। तो Y क्या हो गया? फ्रियोन अणु के अंदर हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक को Y बोलते हैं। उसके बाद Z होता है फ्रियोन अणु के अंदर फ्लोरीन की संख्या। तो इस प्रकार यदि फ्रियोन का सूत्र देखें तो फ्रियोन का सूत्र होता है फ्रियोन XYZ। तो XYZ के अंदर X क्या होता है? फ्रियोन अणु के अंदर कार्बन की संख्या से एक कम। Y होता है फ्रियोन अणु के अंदर हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक। और Z होता है फ्रियोन के अणु के अंदर फ्लोरीन की संख्या। तो इसके आधार पर अभी यदि हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो CF2Cl2। तो यदि इसका नामकरण करें तो नामकरण करने के लिए सामान्य सूत्र से अंदर XYZ की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो XYZ की वैल्यू कैसे निकालें? तो सबसे पहले X क्या चीज़ है? कार्बन की संख्या से एक कम। तो कार्बन की संख्या कितनी है? एक। तो एक में से एक, तो कार्बन की संख्या में से एक कम, तो कार्बन एक में से एक गया 0, तो X की वैल्यू 0। उसके बाद यदि Y की वैल्यू देखें तो Y क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक। तो इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 0। तो हाइड्रोजन की संख्या 0, तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1। तो Y की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद Z क्या होता है? फ्लोरीन की संख्या। तो इसके अंदर फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 2। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो इस प्रकार यदि इसका नाम देखें तो इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन XYZ। X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 1
और Z की वैल्यू 2, तो इसका नाम हो गया फ्रियोन 012। तो ये तो हो गया रफ कार्य। तो इससे यदि डायरेक्ट नाम लिखे तो फ्रियोन 012। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल CF3Cl, तो वही काम। तो इसका यदि नामकरण करेंगे तो फ्रियोन XYZ, तो सबसे पहले x की वैल्यू, x बराबर क्या होता है, कार्बन की संख्या से एक कम। तो कार्बन की संख्या से एक कम, तो कार्बन की संख्या है 1, तो 1 में से 1 कम, तो x में से 1 गया 0। उसके बाद y की वैल्यू, y क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 0, तो 0 + 1 = y = 1। उसके बाद Z क्या होता है, फ्लोरीन की संख्या, और इसके अंदर फ्लोरीन का कितना मान है 3, तो Z का मान हो जाएगा 3। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू 3, तो इसका नाम हो गया फ्रियोन 013। इसके बाद C2F2Cl4, यदि इसका नामकरण देखें तो सबसे पहले वही काम, कंपैरिजन करेंगे इसके साथ। तो XYZ, तो x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू क्या होती है, कार्बन की संख्या से एक कम, तो कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है 2, तो 2 में से 1 कम, 2 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा 1, तो x की वैल्यू 1। उसके बाद y, तो y क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक, और इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 0, तो 0 + 1 = y = 1। उसके बाद Z क्या होता है, फ्लोरीन की संख्या, और फ्लोरीन की संख्या कितनी है 2, तो फ्लोरीन की संख्या 2, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू 2। तो इस प्रकार इसका नाम हो गया फ्रियोन 112। ये तो हो गया अणुसूत्र से नाम। उसके बाद नाम से अणुसूत्र यानी कि रिवर्स नामकरण। जहाँ x क्या था, कार्बन की संख्या से एक कम, y था हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक, और Z है फ्लोरीन की संख्या। यदि हमने अणुसूत्र से नाम सिखाई, नाम से अणुसूत्र जैसे फ्रियोन 012, तो इससे हमें अणुसूत्र बनाना है। तो अणुसूत्र बनाने के लिए इसके साथ क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे, यानी कि तुलना कराएंगे। तो तुलना कराएंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। तो इसके आधार पर देखें तो x की वैल्यू 0, और x होता क्या है, कार्बन की संख्या से एक कम, तो C - 1 = 0, तो C की वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस का 1 इधर साइड जाएगा तो प्लस का 1, तो C = 1। इसके बाद y की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू 1 है, तो y होता है क्या है, हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक, तो H + 1 = 1, तो प्लस का 1 बराबर के इधर साइड जाएगा तो माइनस का 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 0। इसके बाद Z क्या होता है, फ्लोरीन की संख्या, तो Z की वैल्यू कितनी है 2, तो फ्लोरीन की मान कितना हो जाएगा 2, तो इसके कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 0 और फ्लोरीन की संख्या 2। तो इसके बाद यदि कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन 0 है और फ्लोरीन की संख्या 2, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, कार्बन की संयोजकता 4 होती है।
कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 में से 2 संयोजकता तो फ्लोरीन ने कंप्लीट कर दी, तो बची संयोजकता कितनी? 2। तो 2 संयोजकता बची, तो हाइड्रोजन द्वारा तो हम कंप्लीट कर नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या तो कितनी है? 0। तो इसकी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी क्लोरीन की। तो 2 तो इसने फ्लोरीन ने कंप्लीट कर दी, बची हुई 2 संयोजकता कौन कंप्लीट करेगा? क्लोरीन। तो इसका फ्रियोन 012 का अणुसूत्र हो जाएगा CF2Cl2। इसके बाद यदि नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फ्रियोन 112, फ्रियोन 112। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगी? इसके साथ तुलना, इसके साथ तुलना करेंगे तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो x होता क्या है? कार्बन की संख्या से 1 कम, तो C - 1 = 1। तो माइनस का 1 इधर साइड जाएगा तो प्लस का 1, तो 1 + 1 2, तो कार्बन की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद y, तो y का मान कितना होगा? 1। y की वैल्यू कितनी है? 1। y की वैल्यू 1 है, तो y होता क्या है? हाइड्रोजन प्लस 1। तो हाइड्रोजन प्लस 1 = 1। तो प्लस का 1 इधर साइड जाएगा तो माइनस का 1, तो 1 - 1 0, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 0। उसके बाद Z की वैल्यू कितनी है? 2। Z की वैल्यू 2, तो Z होता क्या है? फ्लोरीन की संख्या, तो फ्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की संख्या के आधार पर यदि इसका अणुसूत्र बनाएं तो अणुसूत्र कितना हो जाएगा? कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 0, उसके बाद फ्लोरीन की संख्या 2, फ्लोरीन की संख्या 2। तो यहाँ 2 कार्बन है, तो संयोजकता कंप्लीट करने के लिए तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन एक संयोजकता तो अपने दोनों आपस में बंद बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो बाकी संयोजकता 3 इसकी रह जाएगी और बाकी 3 इसकी रह जाएगी, जिसमें से 2 संयोजकता तो फ्लोरीन ने कंप्लीट कर दी, एक इस कार्बन की और एक इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो गई। तो एक ये कंप्लीट हो गई, एक यहाँ से कंप्लीट हो गई और एक यहाँ से कंप्लीट हो गई, तो संयोजकता बची कितनी? 1 2 3 4, तो 4 संयोजकता बची है। तो 4 संयोजकता बची है, तो उसको पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन तो कंप्लीट करेगा नहीं, तो करेगा कौन? क्लोरीन। तो Cl4। तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा, फ्रियोन 112 का अणुसूत्र हो जाएगा C2F2Cl4। तो इस प्रकार हमने फ्रियोन का नामकरण करा, रिवर्स नामकरण और संरचना सूत्र से नामकरण और नाम से संरचना सूत्र। इसके बाद इसके उपयोग, फ्रियोन का उपयोग पहले तो होगा इसका रेफ्रिजरेटर, AC या फिर शीत संग्रहागारों के अंदर। तो फ्रियोन का उपयोग रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा रखने के लिए, AC या फिर शीत संग्रहागारों के अंदर फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्रियोन का उपयोग अक्रिय विलायक के रूप में किया जाता है। अक्रिय विलायक के रूप में किया जाता है। तो फ्रियोन का उपयोग हो गया, पहला उपयोग तो है रेफ्रिजरेटर, AC या AC को क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनर या शीत संग्रहागारों के अंदर फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अक्रिय विलायक के रूप में भी फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये तो था दैनिक जीवन उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बनिक यौगिकों के अंदर 1 नंबर। उसके बाद 2 नंबर है CNG एंड LPG। CNG एंड LPG। तो CNG एंड LPG की बात करें तो CNG की फुल फॉर्म
CNG क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या जिसे हिंदी के अंदर बोलें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो CNG की फुल फॉर्म होगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और LPG हो गया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। उसके बाद CNG के अंदर मेथेन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। CNG के अंदर सर्वाधिक कार्बन की मात्रा मेथेन के रूप में पाई जाती है, तथा CNG के अंदर सर्वाधिक मेथेन की मात्रा कार्बन के रूप में पाई जाती है। और CNG के अंदर कार्बन की संख्या, CNG में कार्बन की मात्रा, CNG में कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। CNG के अंदर यदि कार्बन पाया जाता है तो कार्बन के अंदर सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? मेथेन के अंदर मेथेन की पाई जाती है। और CNG के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जिसके अंदर सर्वाधिक किसकी पाई जाती है? मेथेन की। तो CNG के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम है, तो कार्बन की मात्रा बहुत कम है, तो इसको जलाने पर CO2 या CO2 तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यदि कार्बन की मात्रा कम है तो CO2 और CO, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक गैसें हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसका निर्माण बहुत कम होगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा क्या है? बहुत कम। तो CNG क्या होती है? पर्यावरण के अनुकूल होती है। इसीलिए CNG का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, LPG गैस CNG गैस की तुलना में अधिक हानिकारक क्यों होती है? तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? LPG गैस CNG गैस की तुलना में अधिक हानिकारक क्यों होती है? तो इसका आंसर देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर भारी कौन है, यानी कि घनत्व किसका ज़्यादा है। तो यदि घनत्व की बात करें तो LPG गैस का घनत्व CNG की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण यदि इनके भार की बात करें तो LPG गैस CNG गैस से भारी होती है। LPG गैस CNG गैस से भारी होती है। यदि गैस का रिसाव होता है तो CNG गैस का यदि रिसाव होता है तो वो क्या होती है? हल्की होती है, और हल्की होने के कारण वायुमंडल में चली जाएगी। CNG गैस क्या होगी? हल्की होती है, और हल्की होने के कारण वायुमंडल के अंदर चली जाएगी। परंतु यदि LPG गैस का रिसाव होता है तो LPG गैस क्या होती है? भारी होती है, जिसके कारण यह नीचे तल के अंदर जमा हो जाती है। यदि तल के अंदर जमा हो जाएगी, यदि ये तल के अंदर जमा हो जाएगी, तो यदि इसके पास चिंगारी या लाइट जाएगी तो इसके कारण ज़्यादा हानि होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? LPG गैस CNG गैस की तुलना में अधिक भारी होती है, जिसके कारण यदि CNG गैस का रिसाव होता है तो वह हल्की होने के कारण ऊपर वायु में चली जाती है, परंतु LPG गैस भारी होने के कारण नीचे तल के अंदर जम जाती है, जिसके कारण यह ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, CNG की तुलना में ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। ये था इसका CNG और LPG के में अंदर कौन ज़्यादा हानिकारक है। तो इसके बाद यदि इन गैसों का उपयोग के बारे में पढ़ें तो गैसों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और CNG गैस का उपयोग
वाहनों के अंदर, यातायात वाहनों के अंदर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी गैसों का, पेट्रोल डीजल के स्थान पर सीएनजी गैसों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यदि देखें तो 3 नंबर पॉइंट होता है, 3 नंबर पॉइंट हो जाएगा हमारा बहुलक रूप के रूप में। 3 नंबर पॉइंट हो जाएगा बहुलक के रूप में। तो इस प्रकार आज हमने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का। एक तो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जिसे फ्रियोन भी कहते हैं, और दूसरा था सीएनजी एंड एलपीजी के बारे में अध्ययन करा। इसके बाद 3 नंबर कार्बनिक यौगिक बहुलक का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।